और वो बड़ी बेसब्री से उसका इंतजार कर रहे थे। 3 दिन बाद मयंक ऐना नाम की चाइनीज लड़की को अपने साथ घर लेकर आता है। मयंक बेटा, आ गए तुम। हम कब से तुम्हारी राह देख रहे थे। ये कहकर संदीप मयंक को गले लगा लेता है। तभी वो अंजू को आवाज देते हुए कहता है, अंजू, ओ अंजू, जल्दी आओ, देखो हमारा बेटा आ गया। मयंक के आने की खुशी में अंजू सुबह से रसोई घर में तरह तरह के पकवान बनाने में लगी हुई थी। तभी वो साड़ी के पल्लू से हाथ पोंछते हुए बाहर आती है और झट से मयंक को गले लगा लेती है। कैसा है मेरा बच्चा? कितने टाइम बाद तुम्हें देख रही हूँ। मैं बिल्कुल ठीक हूँ मम। अरे मयंक, ये तो कोई विदेशी लड़की लग रही है। कौन है ये? मम, ये ऐना है, मेरे ही ऑफिस में मेरे साथ काम करती है। तभी मयंक ऐना से कहता है, ऐना, ये मेरे मॉम डैड हैं। मयंक के ये कहते ही ऐना अंजू के पाँव छूते हुए कहती है, पाँव उठा लो सासू मॉम। ये क्या बोल रही है मयंक? अरे ऐना, पाँव उठा लो नहीं, पाए लागू बोलते हैं। ओह, आई एम सॉरी सासू मॉम। मयंक, ये लड़की बार बार मुझे सासू मॉम क्यों बोल रही है? मॉम, ऐना मेरी वाइफ है, हम दोनों ने शादी कर ली है। अब ये तुम क्या कह रहे हो मयंक? तुमने हमें बिना बताए शादी कर ली? संदीप के ये कहते ही ऐना उनके पाँव भी छूने जाती है। पैर काट लूंगी ससुर जी। क्या? पैर काट लूंगी? ये क्या बकवास किए जा रही है? सॉरी ससुर जी, इस बार भी रॉन्ग बोल दिया। सॉरी, पैर दे दो ससुर जी। ओहो मयंक, ये तू क्या बला घर ले आया? अब बस भी करो ऐनक, मेरा मतलब है ऐना, जो भी है तुम्हारा नाम। सारा दिन पैर ही छूती रहोगी? खैर, जाती रहो, मेरा मतलब है जीती रहो। बेटा, ये सब चल क्या रहा है? क्या तू हमें बताएगा? मॉम, मैं ये सब आपको बाद में बताऊंगा, अभी मैं बहुत थक गया हूँ और मुझे बहुत जोरों की भूख भी लगी है। मयंक ये कहते ही अपने कमरे में चला जाता है। ऐना ने बहुत छोटे छोटे कपड़े पहने हुए थे। संदीप और अंजू बार बार ऐना के कपड़ों को ही देखे जा रहे थे। हे भगवान, ये कैसे आधे अधूरे कपड़े पहन रखे हैं इस लड़की ने। मयंक की तो मती ही मारी गई थी जो इसे हमारी बहू बना कर ले आया। अगर आसपास पड़ोस वालों ने इसे इस तरह के कपड़ों में देख लिया ना, तो पता नहीं कैसी कैसी बातें बनाएंगे। ऐना, तुम यहीं रुको, मैं अभी आई। इसके बाद अंजू अपनी एक साड़ी लाकर ऐना को देते हुए कहती है, ये लो साड़ी, अब तुम जल्दी से अपने कमरे में जाओ और कपड़े बदल कर आओ। इसके बाद ऐना मयंक के कमरे में चली जाती है। तभी अंजू की पड़ोसने उसके घर आती है। क्यों अंजू बहन, इतनी जल्दी तुमने हमें पराया कर दिया? घर में फिरंगन बहू ले आई और हमें बताया तक नहीं। हाँ अंजू बहन, आपने हमारे साथ ऐसा क्यों किया? हमें आपसे ये उम्मीद नहीं थी। भाई क्या करे, जिसकी विदेशी बहू आती है ना, उसके ऐसे ही ठाट बाट बढ़ जाते हैं। क्या बकवास किए जा रही हो तुम दोनों? इतनी देर से वो लड़की हमारा दिमाग खराब कर रही थी, अब तुम दोनों भी शुरू हो गई। अरे वो मेरी बहू है, मुझे ये खुद अभी पता चला। अब तुम दोनों जाओ यहाँ से, मैं पहले ही बहुत परेशान हूँ। अरे अंजू बहन, अब इतने भाव क्यों खा रही हो? बहू का एक बार चेहरा तो दिखा दो। तुम्हारी बहू क्या हूर की परी है जिसे देखेंगे तो नजर लग जाएगी? तुम दोनों जाती हो या मैं? हाय हाय, इतना भी क्या गुस्सा। हम जाते हैं, चले। इसके बाद वो दोनों वहां से चली जाती हैं। अंजू परेशान होकर सर पर हाथ रखते हुए सोफे पर बैठ जाती है। उधर ऐना अपने पति से कहती है, मयंक, हमको बहुत जोरों का भूख लगी है, लेकिन हमको ये इंडियन खाना नहीं खाना। अच्छा, तो फिर तुम जल्दी से किचन में जाकर अपनी पसंद का कुछ बना लाओ। मयंक की बात सुनकर ऐना किचन में जाती है। वहाँ उसे समझ नहीं आ रहा था कि वो क्या बनाए। अरे हमको तो कुछ समझ नहीं आ रहा कि हम क्या बनाए। हमको तो ये भी नहीं पता कि ये कौन सी सब्जी है। क्या बनाऊं? हमको तो बहुत जोरों का भूख भी लगा है। तभी ऐना को रसोई की दीवार पर 2 छिपकली दिखती है। अरे वाह, मिल गया हमको खाना, अब तो हम इन्हीं को खाएगा। ऐना बगल में रखे लकड़ी के स्टूल पर चढ़ जाती है और हाथ से दोनों छिपकलियों को पकड़ने लगती है। तभी अंजू रसोई में आ जाती है। वो जैसे ही ऐना को छिपकली पकड़ते देखती है, वो जोर से चिल्ला पड़ती है, बाप रे बाप, हे राम, ये क्या कर रही हो बहू तुम? अंजू के चिल्लाने की आवाज सुनते ही मयंक और संदीप भी किचन में आ जाते हैं। उधर ऐना भी अपने दोनों हाथों में छिपकली पकड़ लेती है। क्या हुआ मॉम, आप इतनी जोर से क्यों चिल्लाई? एवरीथिंग इज ऑल राइट? हाँ भाई, ऐसा भी क्या हो गया? क्यों इतना शोर मचा रखा है? अरे वो देखो, उस ऐना ने क्या पकड़ रखा है। तभी संदीप और मोहित ऐना की ओर देखते हैं। उसने अपने दोनों हाथों में छिपकली पकड़ रखी थी जो बुरी तरह फड़फड़ा रही थी। ये देखकर दोनों की चीखें निकल जाती हैं। हे भगवान, अब इस छिपकली ने, मेरा मतलब है ऐना ने, ये क्या पकड़ लिया? अरे आप सब लोग इतना डरता क्यों है इससे? तुमको पता है इसका तो बहुत ही टेस्टी चटनी बनता है। मैं इसकी चटनी बनाकर आप सबको खिलाऊंगी, फिर देखना आप कैसे अपनी उंगली चाटता रह जाएगा। अब मैं जल्दी से इसकी चटनी बना देती हूँ। संदीप और अंजू लगातार मयंक को घूरते जा रहे थे। तभी वो मयंक को डांटते हुए कहती है, अरे करम जले, कहाँ से उठाकर ले आया इस बला को? और तू मेरी माँ परेशान कर रखा है हम सबको। ये सब नहीं बनता मेरे घर में, जल्दी से इसको खिड़की से बाहर फेंक दे। आप एक बार खाइए तो सासू मॉम, आपको बहुत पसंद आएगा। मैं तेरे पैर पड़ती हूँ ऐना, प्लीज जल्दी से फेंक दे इसे।
अरे कौन सा वो मनहूस समय था मयंक जब तूने मेरी कोख से जन्म लिया। अरे ऐसा दिन देखने से पहले हम मर क्यों नहीं गए। मॉम आप चिंता मत करो, मैं उसे सब अच्छे से समझा दूंगा। चलो ऐना, अपने कमरे में चलो। अपने कमरे में ले जाकर मयंक ऐना को सब कुछ समझाने लगता है, उनके घर का खाना पीना, रहन सहन। उधर अंजू हॉल में सोफे पर बैठकर अपनी किस्मत को कोस रही थी। ना जाने कौन से कर्म किए थे मैंने जिसकी सजा में भुगत रही हूँ। तभी संदीप जोर जोर से हंसने लगता है। कुछ भी कहो, लेकिन बहू बिल्कुल तुम्हारी टक्कर की आई है। बाहर वाले क्या कम थे जो अब आप भी शुरू हो गए। अंजू को उसकी ननद का फोन आता है। अरे कैसी हो भाभी, मैंने ये बताने के लिए फोन किया है कि आज हम पूरा परिवार तुम्हारे घर आ रहे हैं और कुछ दिन वहीं रहेंगे। अरे बाप रे, अगर ये यहाँ आ गई तो इस बहू को देखकर तो खूब मजाक उड़ाएंगे। कुछ देर सोचने के बाद वो कहती है, अरे वो क्या है ना सुमन दीदी, हम 2 हफ्तों के लिए बाहर घूमने जा रहे हैं। मुझे बहुत सारी पैकिंग करनी है तो मैं फिर आपसे बात करूंगी। तुम कब से झूठ बोलने लग गई अंजू? तो क्या करूं जी, पहले ही इस बहू ने आकर मेरा बीपी बढ़ा दिया है, ऊपर से रिश्तेदार आकर इसका और मजाक उड़ाएंगे। पता नहीं इसके साथ मैं सारा जीवन कैसे रहूंगी। तभी ऐना एक सुंदर सी साड़ी पहने हाथ में चाय का कप लेकर आती है और अंजू से कहती है, सासू मॉम हम तुम्हारे वास्ते चाय बनाकर लाया। सुनो जी, क्या ये अपनी बहू ऐना ही है? यस सासू माँ, हम आपका बहू ऐना ही है। हमको मयंक ने सब समझा दिया है, यहाँ का रीति रिवाज, खाना पीना, पहनना ओढ़ना। इससे पहले हमसे जो भी मिस्टेक हुआ उसके लिए आई एम सॉरी। अब से हम आपको शिकायत का एक भी मौका नहीं देगा। एक्चुअली मेरे मॉम डैड नहीं है, मैं एक अनाथ हूँ तो हमको ये सब नहीं पता, लेकिन धीरे धीरे मैं सब सीखने की कोशिश करूंगी। ऐना की बातें सुनकर अंजू और संदीप भावुक होते हैं और वो उसे गले लगा लेते हैं। हमें तो पता ही नहीं था हमारी बहू इतनी प्यारी है। बेटा तुम चिंता मत करो, धीरे धीरे मैं तुम्हें सब समझा दूंगी। इसके बाद अंजू ऐना को हर काम सिखा देती है। कुछ ही महीनों में ऐना इंडियन खाना, यहाँ के रीति रिवाज और भाषा अच्छे से सीख जाती है। फिर सब कुछ अच्छे से चलने लगता है और सब खुशी खुशी एक साथ जीवन व्यतीत करते हैं। चांदनी अपनी माँ शोभा और भाई मोहित के साथ अलीगढ़ में रहती थी। चांदनी एक किन्नर थी। मोहित मालिनी नाम की एक लड़की से प्यार करता था और उससे शादी करके घर ले आता है। एक दिन, माँ जी, अगर चांदनी एक किन्नर है तो आपने इस बात को छुपाकर क्यों रखा हुआ है? आपको पता है किन्नर सिर्फ अपने समाज के लोगों के साथ ही रहते हैं। मालिनी बहू, चांदनी मेरी बेटी है, मेरे दिल का टुकड़ा है और दिल को काटकर भला मैं कैसे फेंक दूं? आज कह दिया, अब आगे से ना कहना। मुझे ही इस चांदनी का कुछ करना होगा, वरना ये किन्नर जब तक इस घर में रहेगी मुझे चैन नहीं मिलेगा। मालिनी चांदनी से बहुत ही ईर्ष्या भाव रख रही थी। वो चाहती थी कि किसी तरह चांदनी से पीछा छूट जाए। इसके लिए वो उपाय सोचने लगी। एक दिन, मोहित, ये बात तुम भी जानते हो, कल हमारे भी बच्चे होंगे और एक किन्नर हमारे घर का हिस्सा बनकर रहेगी तो हमारे आने वाले कल पर भी बुरा असर होगा। मैं सोच रही हूँ अगर हम चांदनी की शादी कर दे तो हमारी परेशानी खत्म हो जाएगी और चांदनी के रूप में ये मुसीबत भी इस घर से चली जाएगी। पर चांदनी से शादी करेगा कौन? कोई भी लड़का एक किन्नर से शादी के लिए कभी हाँ नहीं करेगा। है एक लड़का मेरी नजर में, पर दोनों पैर से अपाहिज है। एक एक्सीडेंट में उसकी दोनों टांगे खराब हो गई थी। पर एक अपाहिज के साथ माँ इस रिश्ते को नहीं मानेंगी। तो उनकी बेटी भी तो किन्नर है, कोई भला लड़का पूरी जिंदगी नहीं मिलने वाला। अब चांदनी की शादी इसी लड़के से होगी, वरना मैं इस किन्नर को अपने घर में नहीं रखूंगी। शोभा ये सब सुन लेती है और रोने लगती है। मोहित, तू अपनी बहन की शादी एक अपाहिज लड़के से कर देगा? माँ तो मैं भी क्या करूं, मेरा अपना भी परिवार है। मालिनी ने लड़का देख लिया है, अब बस चांदनी की शादी कर दो। माँ, मैं इस शादी के लिए तैयार हूँ, तुम अपने आप को कष्ट मत दो। मोहित भैया, मालिनी भाभी, आप मेरी तरफ से हाँ कर दो। बेचारी चांदनी एक अपाहिज लड़के से शादी के लिए तैयार हो जाती है और चांदनी की शादी विनोद नाम के एक अपाहिज लड़के से हो जाती है, जिसे चांदनी ने पहले कभी नहीं देखा था और न ही विनोद ने चांदनी को कभी देखा था। शादी के बाद चांदनी घूंघट में घबराई और सहमी हुई ससुराल में गृह प्रवेश करती है। उसके बाद उसकी सास चांदनी का घूंघट हटाती है। वो चांदनी का चेहरा देख बहुत शौक हो जाती है। अरे तू तो एक किन्नर है, तेरी भाभी ने हमसे इतना बड़ा झूठ बोला। हे राम, इतना बड़ा धोखा, हमारे घर में किन्नर बहू आ गई। चांदनी की भाभी ने चांदनी की सास जानकी और विनोद से उसके किन्नर होने की बात छुपाई थी। जानकी चांदनी की सच्चाई जानकर बेहोश हो जाती है। तुम्हारी वजह से अगर मेरी माँ को कुछ हो गया चांदनी, तो मैं तुम्हें कभी माफ नहीं करूंगा। तुम एक किन्नर हो, इतना बड़ा विश्वासघात। माँ जी आंखें खोलिए। चांदनी जानकी के मुंह पर पानी की बूंदें छिड़कती है। जानकी होश में आ जाती है। अरे भगवान, हमारी तो किस्मत ही फूट गई, एक किन्नर को ब्याह लाए हम। माँ, मुझे अपाहिज के साथ जिंदगी भी ये क्या नया खेल खेल रही है? मुझे बिल्कुल पता नहीं था कि मालिनी भाभी ने आप लोगों से ये बात छुपाई है। माँ, अब हम कुछ नहीं कर सकते। इन लोगों ने धोखे से ये शादी करवा दी, हमें फंसाया गया है। माँ,
चांदनी ये सब देखकर बहुत दुखी होती है। वो फोन पर माँ को सारी बात बताती है। मालिनी की वजह से आज तुम्हें ये दुख देखने पड़ रहे हैं चांदनी, पर तू हिम्मत मत हार। आज तक तूने बहुत संघर्ष किया है। मुझे पता है तू अपने स्वभाव से इन सबका दिल जीत लेगी। चांदनी चाहती थी कि विनोद की देखभाल कर पाए, पर चांदनी और विनोद चांदनी से बात ही नहीं करते थे। माँ जी, मैं रसोई में कुछ मदद करूं आपकी? आप अकेले इतना काम करते हो। कोई जरूरत नहीं है कुछ भी हाथ लगाने की। एक किन्नर के हाथ का भोजन नहीं करना हमें, समझी? चांदनी रोते हुए अपने कमरे में चली जाती है। एक दिन माँ, गांव की जमीन बेचकर भी जो पैसे मिले थे धीरे धीरे सब खत्म हो रहे हैं। किस्मत ने मुझे अपाहिज बना दिया है। कहाँ से आगे का गुजारा होगा समझ नहीं आ रहा। विनोद, तू परेशान मत हो, मैं कोई काम ढूंढ लेती हूँ जिससे थोड़ा सहारा तो मिलेगा। माँ, तुम इस उम्र में काम ढूंढोगी? नहीं माँ, मैं तुम्हें इस उम्र में काम नहीं करने दूंगा। काश मेरे पास अपने इलाज के लिए पैसे होते तो मैं ये दिन तुम्हें ना देखने देता। चांदनी ये सब सुन लेती है और वो मन ही मन सोचती है, मुझे विनोद का इलाज करवाने के लिए पैसे जोड़ने होंगे, मुझे मेहनत करनी होगी। ये सब सोचकर चांदनी घर से काम ढूंढने निकलती है। चांदनी को देखकर लोग उसे किन्नर समझकर बातें बनाने लगते हैं। चांदनी जगह जगह काम ढूंढने लगी। भैया, कोई काम मिलेगा? बहुत मेहरबानी होगी। अरे तुम तो किन्नर हो, चलो यहाँ से आगे बढ़ो, कोई भीख नहीं मिलेगी। ये लोग तो मुझे मांगने वाली समझ रहे हैं, मैं क्या करूं? भगवान, मेरे किन्नर होने पर ये लोग मुझे नफरत भरी निगाहों से देख रहे हैं। मेरी मदद करो भगवान। मम्मी, मुझे मम्मी के पास जाना है। मम्मी, मम्मी। अरे गुड़िया, क्या हुआ? तुम रो क्यों रही हो? चुप हो जाओ, तुम्हारी मम्मी कहाँ है? सड़क पर छोटी बच्ची लगातार रो रही थी। चांदनी ने बच्ची को गोदी में उठा लिया और आसपास उसकी मम्मी को ढूंढने लगी, पर जब कोई नहीं मिला, चांदनी बच्ची को उठाकर नजदीक के पुलिस स्टेशन पहुंची। इंस्पेक्टर साहब, ये बच्ची सड़क पर रोती हुई मिली है। घबराहट की वजह से कुछ भी नहीं बोल रही है। एक बार आप देख लेते, शायद कुछ बता दे। ये महिला तो किन्नर दिखाई पड़ती है जी। तो ये आपको सड़क पर रोती हुई मिली है क्या? क्या नाम है बेटा आपका? पिंकी। आपकी मम्मी का फोन नंबर याद है आपको बेटा? मम्मी, मम्मी। बच्ची घबराई हुई है, देखते हैं, थोड़ी देर इंतजार करते हैं, शायद कोई पूछने आ जाए। इतनी देर में एक औरत रोती हुई आ जाती है। इंस्पेक्टर साहब, मेरी बच्ची, मेरी पिंकी कहीं गुम हो गई है। मेरा ध्यान दुकान से सामान खरीदने में था, पता नहीं कब उसने हाथ छुड़ा लिया। वो रही आपकी पिंकी, उन मैडम की गोद में। मम्मा, मम्मा। मेरी बच्ची, मेरी पिंकी, आज तो गायब क्या हुई? मेरी तो सांसें ही रुक गई। मेरी गुड़िया, कहाँ हाथ छुड़ा कर निकल गई थी तुम मेरे बच्चे? ये सड़क पर रो रही थी, तभी मेरी नजर पड़ गई। आपके बिना घबरा गई थी ये तो भला हो इन मैडम का कि आपकी पिंकी को इन्होंने संभाल लिया, वरना आजकल तो बच्चा चोर को मिनट नहीं लगता बच्चा उठाने में। आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आपकी वजह से आज मेरी पिंकी सही सलामत है। उस औरत का नाम विशाखा था। वो चांदनी से पूछती है, किन्नर स्वभाव के बहुत अच्छे होते हैं, ये आज आपने साबित कर दिया। आप यहीं रहते हो क्या चांदनी? चांदनी रो पड़ती है और विशाखा को अपनी सारी कहानी सुनाती है। मैं चाहती हूँ बस मेरे पति ठीक हो जाए, इसलिए मैं मेहनत करके उनके पैरों का ऑपरेशन करवाना चाहती हूँ, इसलिए काम ढूंढने निकली थी। चांदनी, यदि तुम चाहो तो मैं टिफिन सर्विस चलाती हूँ, तुम उस काम में मेरी मदद करके पैसे जोड़ सकती हो। विशाखा जी, आप मेरे हाथों से खाना पर। क्यों, तुम भी तो एक इंसान हो चांदनी, इतना मत सोचो, आगे बढ़ो और मेहनत करके अपने पति की सहायता करो। तुमने मुझ पर इतना बड़ा एहसान किया है, मैं भी तुम्हारे लिए कुछ करना चाहती हूँ। अब चांदनी रोजाना विशाखा की टिफिन सर्विस के काम में मदद किया करती थी और विनोद के ऑपरेशन के लिए पैसे भी जोड़ने लगी थी। एक दिन, विनोद, ये रोजाना चांदनी कहाँ जाती है? कहीं कुछ गलत राह तो नहीं पकड़ ली इसने? कभी हमारी नाक कटवा दे। माँ, हमारे लिए तो वैसे भी ये इस घर की बहू नहीं है, फिर हम क्यों फिक्र करें? वैसे भी ये झूठी शादी ही है हमारी। चांदनी बहुत मेहनत करती है और कुछ महीनों बाद, चांदनी, ये 50,000 रुपए तुम्हारी मेहनत के। अभी तुम अपने पति को हॉस्पिटल में ऑपरेशन की बात करो, बाकी सब धीरे धीरे हो जाएगा। चांदनी घर जाती है और विनोद को साथ चलने के लिए बोलती है। कहाँ ले जा रही है मेरे बेटे को जबरदस्ती? माँ जी, अभी मेरे पास कोई जवाब नहीं है। विनोद सुनिए, प्लीज आप मेरे साथ चलिए। चांदनी विनोद को लेकर हॉस्पिटल पहुंचती है। डॉक्टर विनोद का चेकअप करता है। इनके पैर ठीक हो जाएंगे, बस एक ऑपरेशन करना होगा अगले हफ्ते। आप पैसों की चिंता मत कीजिए। तभी विशाखा भी आ जाती है। जानकी जी, आपकी बहू बहुत मेहनती है, इसने दिन रात एक करके टिफिन सर्विस से पैसे कमाए हैं ताकि आपके बेटे का ऑपरेशन करवा सके। ये सब सुनकर जानकी और विनोद बहुत दुखी होते हैं कि वो चांदनी के बारे में कितना गलत सोच रहे थे। कुछ दिनों बाद विनोद ठीक हो जाता है और फिर से काम करने लगता है। एक दिन, माँ जी, अब मेरा कर्तव्य पूरा हो गया, अब मुझे आज्ञा दीजिए। मैं नहीं चाहती कि मुझ किन्नर का साया भी आप लोगों के पास मंडराए। नहीं बहू, तुम इस घर की लक्ष्मी हो, तुम्हारी वजह से ही विनोद ठीक हुआ है। बहू चांदनी, क्या इसीलिए 7 फेरे लिए थे और सारी उम्र साथ निभाने का वादा किया था कि एक दिन मुझे छोड़कर चली जाओ? नहीं विनोद जी, नहीं। माँ जी, मैं भी आप लोगों के बिना नहीं रह सकती। उस दिन के बाद जानकी ने चांदनी को बहू का दर्जा दे दिया। विनोद भी उसे अब अपनी पत्नी मान चुका था। पूरे समाज के सामने जानकी और विनोद ने चांदनी को अपने घर के सदस्य माना।
ये बात जब चांदनी की माँ को पता चली तो वो भी बहुत खुश थी। मोहित और मालिनी बहुत शर्मिंदा